हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री मेडिको माई सेल्फ डॉक्टर अनंत राज मौर्य। बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर के लास्ट 10 ईयर के एमसीक्यू एंड सम थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है या मॉलिक्यूलर स्कैल्पेल बोला जाता है। मींस जिससे कट किया जाता है। क्यों? क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड को कट किया जाता है। जैसे कैंची से कपड़े को कट किया जाता है या स्कैल्पेल से ऑपरेशन किया जाता है, उसी तरीके से इस एंजाइम से डीएनए को कट किया जाता है, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है। ठीक है, तो ये डिस्कवर कब किया गया था? ये 1963 ईस्वी में डिस्कवर किया गया था। कहाँ पर? एस्केरिचिया कोलाई बैक्टीरिया से ये डिस्कवर किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। कब? 1963 में एस्केरिचिया कोलाई बैक्टीरिया डिस्कवर किया गया था। सबसे पहला एंजाइम कौन सा था? सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन सा था? हिंड सेकेंड था। बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंड थर्ड नहीं है, हिंड सेकेंड था सबसे फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो हिंड सेकेंड कट बोथ स्टैंड, ये याद रखिएगा। ये क्या कट करता है? ये दोनों स्टैंड को कट करता है। जैसे ये डीएनए हो जाता है ये, तो ये दो के दोनों स्टैंड को ये कट करता है। ये दो के दोनों स्टैंड को कट करेगा। याद रखिए, दोनों स्टैंड को कट करेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। डीनेट स्पेसिफिक बेस, और पर्टिकुलर ये नहीं कि जहां मन किया वहां कट कर देगा। ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस पर कट करता है। ऐसे बेस सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है। ये मींस उल्टा सीधा एक समान होता है ये। तो ऐसे बेस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस बोला जाता है। और जहां पर कट करता है इसको क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोला जाता है या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। GAATTC मींस अगर इसका हम लोग डबल स्टैंड लेंगे तो CTTAAG, तो ये क्या हो जाएगा? ये चाहे आप इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए सेम रहेगा। CTTAAG ये इस तरह से हो जाता है ये। ठीक है, तो ये इस तरह के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस बोला जाता है ये। ठीक है, तो टुडे greater than 900 restriction enzyme isolated from 230 strain of bacteria। कितने स्ट्रेन से? 230 स्ट्रेन से। कितना? 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अब तक डिस्कवर किया जा चुका है ये। 200 from 230 strain of bacteria all have different recognition sequence, और सबका रिकॉग्निशन सीक्वेंस सबका अलग अलग होता है ये। ओके, उसका क्या था? नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। नेमिंग कैसे की जाती है? इसमें क्या होता है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा उसका पहला लेटर कहाँ से आएगा? फ्रॉम जीनस से। फर्स्ट लेटर कम फ्रॉम जीनस से आएगा एंड सेकेंड टू लेटर कम फ्रॉम स्पीसीज से आएगा। ओके, जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया हुआ है इको RI। ठीक है, तो ये क्या है? ये ई फॉर क्या है? ये फर्स्ट लेटर कम फ्रॉम जीनस, कौन सा? इसके राइकिया जीनस से आया हुआ है। सेकेंड टू लेटर CO किससे आया हुआ है? सेकेंड टू लेटर कम फ्रॉम स्पीसीज से आया हुआ है। कोलाई, कोलाई क्या है? स्पीसीज, इसके राइकिया कोलाई, ई कोलाई बोल दिया गया। एंड R एक है, एक लेटर क्या है? R है, एक रोमन अंक फर्स्ट है। तो R कम फ्रॉम कहाँ से आया? डिराइव फ्रॉम स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। जो R है किससे आया है? ये स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से डिराइव हुआ है। जबकि ये फर्स्ट मींस रोमन नंबर, ये रोमन नंबर किससे आया हुआ है? रोमन नंबर कम फ्रॉम इंडिकेट क्या इंडिकेट करता है? ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन। जिस ऑर्डर से स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया डिराइव था उस ऑर्डर को डिनोट कौन करता है? ऑर्डर को डिनोट करने वाला रोमन नंबर होता है। ओके, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू क्लास न्यूक्लियस। ये प्रोटीएज, लाइपेज या कार्बोहाइड्रेट क्लास का नहीं होता। किस क्लास का बिलोंग करता है? ये न्यूक्लियस होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस को ब्रेक करता है, इसलिए ये न्यूक्लियस होता है। तो ये न्यूक्लियस दो तरीके के हो जाते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है कट डीएनए एट वन एंड, किसी एक एंड पर ये डीएनए को कट करेगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? एक्सोन्यूक्लियस। जबकि एंडोन्यूक्लियस क्या है? इंडोन्यूक्लियस कह रहा है कि इंडोन्यूक्लियस कट डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। ये डीएनए के जब अंदर कट करेगा तो ये क्या हो जाता है? ये इंडोन्यूक्लियस हो जाएगा। ओके, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए इन शुगर फास्फेट बैकबोन। याद रखिएगा कि ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस शुगर फास्फेट के बैकबोन को कट करता है ये। ओके,
नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, following statement describe the characteristics of the enzyme destruction endonuclease। तो डिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस की कैरेक्टरिस्टिक पूछा, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन सा इनकरेक्ट है, मार्क करो, इनकरेक्ट को मार्क कर लिया करो जो भी क्वेश्चन पूछे। ओके, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, किसके बारे में, डिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में। तो एंजाइम रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। यस, ऑप्शन ए करेक्ट है कि एंजाइम जो होता है ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, ये करेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी, द एंजाइम कट डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए। यस, डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर जो आइडेंटिफाइड पोजीशन होगी, रिकॉग्नाइज्ड सीक्वेंस होगी, वहीं कट करता है, ये करेक्ट है। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, एंजाइम बाइंड टू द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, सही है, एंड कट्स ओनली वन स्ट्रैंड। नो, ये किसको कट करता है, ये दोनों स्ट्रैंड को कट करता है, ये बोथ स्ट्रैंड को कट करेगा, एक को नहीं कट करेगा, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी, एंजाइम कट दी शुगर फास्फेट बैकबोन स्पेसिफिक साइट एजेंट। यस, डी भी करेक्ट है, बट सी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये किसको कट करता है, दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ बायोमॉलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विथ। कह रहा है कि जब डीएनए को निकाला जाता है, कट करके सेल से डाइजेस्ट निकाला जाता है, तो कैसे उसको प्रेसिपिटेट किया जाता है ये, ठीक है। तो डीएनए ऑप्टेन करने के लिए सबसे पहले सेल के अंदर डीएनए होता है, तो ऑप्टेन करने के लिए सेल को किससे कट किया जाएगा, अगर प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल होगा तो सेल वॉल से कवर रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, इसको सेलुलोज से डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। किसे करेंगे, सेलुलोज से डाइजेस्ट करेंगे। अगर बैक्टीरिया है ये, ठीक है, तो किससे, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे डाइजेस्ट होता है, लाइसोजाइम से डाइजेस्ट कर देंगे। अगर ये क्या है, फंगाई है, तो फंगाई सेल वॉल किससे डाइजेस्ट करेंगे, काइटिन की बनी होती है, तो काइटिनेज से डाइजेस्ट कर देंगे, सेल वॉल डाइजेस्ट हो गई। अगर ह्यूमन की सेल लेना है तो सेल वॉल होती नहीं है, तो सेल वॉल को डाइजेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब सेल के अंदर डीएनए किसके अंदर है, मैक्रोमॉलिक्यूल से बाइंड है, लाइक क्या, प्रोटीन, फैट या लिपिड्स, आरएनए, इन सबसे बाइंड रहता है। अब प्रोटीन से बाइंड है, प्रोटीन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोटीएज यूज कर लेंगे, ठीक है, प्रोटीएज से डाइजेस्ट कर लेंगे। फैट या लिपिड है तो किससे करेंगे, इसको लाइपेज से डाइजेस्ट कर लेंगे। ओके, लेकिन आरएनए है तो किससे करेंगे, आरएनए एंजाइम से डाइजेस्ट कर लेंगे। या कार्बोहाइड्रेट अगर रहेगा तो अदर एमाइलेज वगैरह पर्टिकुलर जो प्रोप्रिएट एंजाइम होंगे उससे डाइजेस्ट करेंगे, तो प्योर डीएनए ऑब्टेन हो जाएगा। अब इस डीएनए को किस में डालेंगे, चिल्ड एथेनॉल से डालेंगे तो प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। ये चिल्ड एथेनॉल डालते हैं, ये डीएनए ये दिख रहा है, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। यहाँ पर स्पूलिंग द्वारा इस डीएनए को ये रिमूव किया जा रहा है। तो डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन बी रिमूव बाय स्पूलिंग के द्वारा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है कि किससे प्रेसिपिटेट होगा, चिल्ड क्लोरोफॉर्म नो, आइसोप्रोपेनॉल नो, चिल्ड एथेनॉल यस, चिल्ड एथेनॉल से ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मेथेनॉल से नो। सो आंसर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चिल्ड एथेनॉल से प्रेसिपिटेट करते हैं ये डीएनए को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब ऑन अ लार्ज स्केल। माइक्रोब को ग्रो करने के लिए कब चाहिए, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए एंजाइम के लिए किसमें यूज किया जाता है, बायोरिएक्टर्स में यूज किया जाता है, या फर्मेंटर्स या बायोरिएक्टर्स में यूज किया जाएगा। ओके, तो बायोरिएक्टर्स कितने तरीके हो जाते हैं, ये दो है, कौन सा, सिंपल है, दूसरा स्पार्स्ड है ये, ठीक है। ये क्या सिंपल स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर है ये, जिसमें
माइक्रो को ग्रो कराया जाता है बायोरिएक्टर कहलाया। तो ये दो टाइप के, कौन सा, ए स्टार्ड, सिंपल स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर, ये स्टार्ड है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें दिया है कि आप स्टार्ड वाले में देखो तो ये ब्लेड लगी हुई है, ठीक है, यहाँ से स्टाइल एयर इंटर करेगा, ब्लेड लगी है, इस एयर को कंटिन्यू पूरे में ये मिक्सअप करते हैं, ये ऑक्सीजन को इंक्रीज कर देते हैं। ब्लेड का काम क्या है, स्टार्ड, जो भी स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर होगा उसमें जो ब्लेडेड होंगी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इंक्रीज करती हैं ये, ओके। तो इसमें मोटर है, फोम कंट्रोल, फ्लैट ब्लेडेड जो इम्पेलर है, कल्चर ब्रॉथ है ये, ठीक है। स्टीम फायर स्टरलाइजेशन के लिए स्टीम भी इसमें निकलता है इससे। एसिड पीएच बेस सब कंट्रोल किया जाता है, सारी व्यवस्था इसमें कंप्लीटली होती है। प्रेशर नापने के लिए ये प्रेशर गेज भी लगा रहता है। जबकि ये सिंपल था, ये क्या है, स्पार्ज स्टार टैंक बायोरिएक्टर है, इसमें भी क्या है, ये इसमें ब्लेडें लगी होती है जो क्या करती हैं, इसको फ्रोथिंग या ऑक्सीजन को कंप्लीटली एरोबिक बना कर रखती है, एरोबिक कंटिन्यू ऑक्सीजन की सप्लाई करती रहती हैं ये, ठीक है। तो बबल्स आर ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, ये जो बबल्स हैं ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया को बढ़ा देते हैं ये। गैस एंटरटेनमेंट है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, तो जो ये गैस इंटरटेंट है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ये इतने का मतलब ये क्या है, ये स्पार्ज स्टार टैंक रिएक्टर है, ये क्या है, सिंपल स्टार टैंक रिएक्टर है। तो के तो क्या है ये कि जिसमें माइक्रो ग्रो कराया जाता है, लार्ज सक्सेसफुल बायो रिएक्टर्स उसको बोला जाता है ये, ओके। आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बायो इंक्यूबेटर क्या होता है, बायो इंक्यूबेटर ये होता है कि क्या करता है, टेम्परेचर को ये 2 to 35 के आसपास रखता है और इसमें बैक्टीरिया वगैरह को ग्रोथ को कंप्लीट करता है ये, ओके, इंक्यूबेट करके रखता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है, कम टेम्परेचर भी कर देगा। इसमें क्या होता है 2 to 35 डिग्री सी के आसपास लगभग इतना मेंटेन करके रखता है और बैक्टीरिया को इंक्यूबेट करवाता है। स्लज डाइजेस्टर, स्लज डाइजेस्टर ये आप लोग ध्यान दो, याद करो, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में स्लज डाइजेस्टर होता है जो क्या करता है, स्लज को, जो एक्टिवेटेड स्लज वगैरह होता है उनको डाइजेस्ट करता है ये, उनको क्या करेगा, वाटर को रिमूव करके अलग करता है ये, ओके। वहाँ स्लज डाइजेस्टर वहाँ से उठाया गया। ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल ओवन, इंडस्ट्रियल ओवन ये क्या होते हैं, ये हीटेड चैम्बर होते हैं, ये एक तरह के हीटेड चैम्बर होते हैं जिसमें कि ढेर सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को ड्राई किया जाता है या तो बेक किया जाएगा, ओके। तो ये इंडस्ट्रियल ओवन ये इंडस्ट्री वगैरह में यूज किए जाते हैं प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, ओके। तो किसी माइक्रो को ग्रो कराने के लिए क्या होगा, माइक्रो ग्रो कराने के लिए ये बायो रिएक्टर्स हो जाता है, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है कि अ सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज्ड टू हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो सबसे पहले सिलेक्टेबल मार्कर हम लोग समझ लेते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर वो चीज होती है कि कोई भी बैक्टीरिया हो गया या कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस हो गए कि ये, जैसे हमने कोई बैक्टीरिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार किया अपना बैक्टीरिया, अब वो नॉर्मल इतना माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया या फंगस बैक्टीरिया वगैरह ईस्ट वगैरह इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं या जो भी है, उन्हें आप नॉर्मली आंखों से देख नहीं सकते और बता नहीं सकते कि हमारा क्या है, कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है कि जेनेटिक इंजीनियर्ड है कि नॉन जेनेटिक इंजीनियर्ड है, ओके। तो जेनेटिक इंजीनियर्ड बैक्टीरिया को क्या बोला गया, ट्रांसफॉर्मामेंट बोला गया, और ओरिजिनल बैक्टीरिया या नॉन जेनेटिक इंजीनियर्ड बैक्टीरिया को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोला जाता है। तो ये पता लगाने के लिए कि हम देखकर बता दें कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ओके, क्योंकि हमने अपना बैक्टीरिया ग्रो कराया जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोडक्ट हमें उससे मिलना है, उसके साथ में अगर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया आ जाएगा तो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट हमारा क्या करेगा, सारा हमारा कंपोनेंट यूज करेगा बट प्रोडक्ट देगा नहीं। तो इसलिए हमें केवल किसकी आवश्यकता है, केवल हमारा जेनेटिक इंजीनियर्ड बैक्टीरिया की ही हमें आवश्यकता है, उसी को हम लार्ज स्केल पर ग्रो कराएंगे। तो ये पता करने के लिए कि कौन सा हमारा ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है, मीन्स कौन सा जेनेटिक इंजीनियर्ड है, कौन सा नॉन जेनेटिक इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है, इसको वो सब्सटेंसेस जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करें उन सब्सटेंसेस को सिलेक्टेबल मार्कर बोला जाता है। तो वो सिलेक्ट मार्कर कर दे, झंडा लगा दे, ये जेनेटिक इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है, ये काम कर रहा है, ये क्लियर। ये हो सकता है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकते हैं या कलर प्रोड्यूसिंग जीन हो सकते हैं। जैसे नॉर्मल कोई बैक्टीरिया, अगर लोग ध्यान दें कि एक कॉलोनी ये है
एक कॉलोनी ये है बैक्टीरिया की, ठीक है। इस पर एम्पिसिलिन नॉर्मल कोई भी बैक्टीरिया होता है, कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उसके अंदर नहीं होते हैं। ये हमने जेनेटिक इंजीनियर करके इसमें हमने अपना प्रोटीन प्रोड्यूसिंग जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है। यहाँ पर प्रोटीन प्रोड्यूसिंग जीन इंट्रोड्यूस किया है। दो के दोनों बैक्टीरिया क्या है, ये सेम है, सेम कलर, रेड कलर का ये है, रेड कलर का ये है, बट ये प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। तो हमें इसको ग्रो कराना है, इसको नहीं ग्रो कराना है। बट डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि हमारा प्रोटीन प्रोड्यूसिंग है। तो जब हम ये बना रहे होते हैं, इस जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया को अपना प्रोटीन जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, इसी समय इसमें एक एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं इस बैक्टीरिया में। ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो अब ये बैक्टीरिया, नॉर्मल कोई बैक्टीरिया एम्पिसिलिन प्लेट पर ग्रो नहीं करेगा। एम्पिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है जो किसी भी बैक्टीरिया को किल कर सकती है। तो अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इस बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया अपने रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में, अब ये बैक्टीरिया अगर हमने कोई प्लेट लिया जिस पर एम्पिसिलिन रखी गई है, तो ये बैक्टीरिया इस पर क्या करेगा, ग्रो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। बट ये बैक्टीरिया जाएगा, ये क्या हो जाएगा, किल हो जाएगी, ये नॉट ग्रो करेगा, ये ग्रो नहीं कर सकता ये, ठीक है। ये नॉट ग्रो हो गई है, ये ग्रो नहीं करेगा। ओके, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट प्लेट पर ये ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इस केस में, इस दोनों बैक्टीरिया को ग्रो करने के केस में ये ग्रो करेगा, ये नहीं करेगा। इस केस में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन क्या है, ये सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करेगी। ओके, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपको यहाँ से सिलेक्टेबल मार्कर से क्वेश्चन कंटिन्यू 1-2 सालों में रिपीट हो रहा है। तो ये थ्योरी आपको आ जाती है, आप क्लियर कर ले जाओगे। तो सिलेक्टेबल मार्कर कुछ भी हो सकता है, मतलब कि वो चीजें जो आपको सिलेक्ट करे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के लिए, वो क्या होगी, सिलेक्टेबल मार्कर होगी। एनसीईआरटी में दूसरा डायग्राम क्या दिया है कि एक प्लाज्मिड था, इसके पास क्या था, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों जीन पाए गए हैं, ठीक है। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के दोनों जीन पाए गए हैं। दूसरा बैक्टीरिया है, इसमें क्या, ये एम्पिसिलिन हो गया, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हो गए। ओके, अब दूसरा बैक्टीरिया है जिसमें क्या हुआ कि एम्पिसिलिन वाला जीन तो मौजूद है, ओके, लेकिन इसके टेट्रासाइक्लिन के स्थान पर क्या किया गया, टेट्रासाइक्लिन के स्थान पर एक प्रोटीन प्रोड्यूसिंग जीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ओके, ये क्या है, ये है प्रोटीन प्रोड्यूसिंग जीन डाल दिया हमने। तो इस जीन के डालने से क्या हुआ, ये जो टेट्रासाइक्लिन का जीन था ये क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया, ये हट गया। इंसर्ट प्रोटीन प्रोड्यूसिंग जीन के इंसर्ट करने से ये लॉस हुआ, ये टेट्रासाइक्लिन वाला लॉस हुआ। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि किसी के इंसर्ट करने से कोई जीन लॉस हो जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोला जाता है। मतलब मींस इंसर्ट करने से वो इनएक्टिवेट हुआ है ये, इसलिए इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोल दिया। इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिवेट हो चुका है, ये इसमें नहीं है, केवल कौन सा है, ये एम्पिसिलिन प्रोड्यूसिंग जीन है। इसमें जो सेकंड बैक्टीरिया है, इसमें प्रोटीन प्रोड्यूसिंग जीन के इंटर करने से यहाँ पर क्या हुआ कि ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन लॉस हो गया। तो ये कौन सा हमारा है, ये प्रोटीन प्रोड्यूसिंग जीन इंटर किया, तो ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हो गया। ओके, रिकॉम्बिनेंट हो गया, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया। ओके, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो इसमें ये क्वेश्चन देता है, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जो दोनों पर ग्रो करता है, हम लोग एकदम दिमाग में रट चुके हैं कि एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन जिसमें जीन पाया जाएगा वो रिकॉम्बिनेंट है, जिसमें नहीं पाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो क्वेश्चन देता है कि ये जो है एम्पिसिलिन ऐसा बैक्टीरिया जो इन दोनों पर, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों पर ग्रो करेगा, ये रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि ये पहले से ही था बैक्टीरिया के अंदर। तो ये कौन सा ही है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है ये। जबकि इसको ग्रो कराया जाएगा तो एम्पिसिलिन पर तो ये ग्रो करेगा, क्यों, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसके अंदर है। बट ये टेट्रासाइक्लिन प्लेट पर, ये एंटीबायोटिक पर नहीं ग्रो करेगा। क्वेश्चन देता है कि वो बैक्टीरिया जो एम्पिसिलिन पर ग्रो करता है, टेट्रासाइक्लिन पर नहीं ग्रो करता, वो कौन सा बैक्टीरिया है, रिकॉम्बिनेंट कि नॉन रिकॉम्बिनेंट।
और ये जो दोनों पे ग्रो कर रहा है ये कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। आप लोग दिमाग में रखते हो कि जो दोनों पे ग्रो करता है, दिमाग में बस चुका है कि वो रिकॉम्बिनेंट होगा, नहीं, ये दोनों पे ग्रो करेगा। पहले वाले कैरेक्टर से डिफरेंस होना चाहिए कि पहले वाला क्या था अब क्या है। पहले दोनों पर ग्रो करता था, अब केवल एक पर ग्रो करेगा जीन डालने के बाद। तो ये हमारा क्या हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हो गया। ओके, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे आपको याद करना है कि जो न्यू चेंजिंग है, जो न्यू फीचर लेकर के आए जिसकी वजह से वो रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि एक कॉलोनी और दिया हुआ है बुक में, एक बैक्टीरिया था, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जब ये चेंज हुआ बैक्टीरिया, इसके पास कौन सी जीन थी, इसके पास जीन थी बीटा ग्लैक्टोसिडेज। तो ये क्या करता था, ये फॉर्म करता था ब्लू कलर कॉलोनी फॉर्मेशन करता था। ओके, ब्लू कलर कॉलोनी फॉर्म करता था। जबकि ये दूसरा बैक्टीरिया, जब ये बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट हुआ, इसमें जो ये ब्लू कलर कॉलोनी फार्मिंग वाला प्लेस था, इस पर क्या किया गया, इस पर कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसके इंट्रोड्यूस करने से ये जो जीन था बीटा ग्लैक्टोसिडेज का, ये क्या हो गया, ये लॉस हो गया। कैसे लॉस हुआ, इंसर्शन करने से लॉस हुआ। तो क्या हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। किसका, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज जिनका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। अब ये कौन सी कॉलोनी फॉर्म करेगी, जब ये जीन नहीं रहा तो क्या हो जाएगी, क्या ब्लू कलर कॉलोनी फॉर्म करेगी क्या, नो, ये क्या फॉर्म करेगी, ये व्हाइट कॉलोनी फॉर्म की है, ये व्हाइट कॉलोनी फॉर्म करेगी, ये न्यू बैक्टीरिया, क्योंकि जो चेंज करने के बाद बैक्टीरिया आया ये व्हाइट कॉलोनी फॉर्म करती है। क्वेश्चन क्या देता है, क्वेश्चन देता है कि ये हमारा एक बैक्टीरिया जो ब्लू कलर कॉलोनी फॉर्म करता था और जो हमने चेंज किया वो व्हाइट कलर कॉलोनी फॉर्म करता है, तो इसमें क्या है, ये कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, ये व्हाइट वाला रिकॉम्बिनेंट है, ब्लू वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट है। क्यों, क्योंकि ये जीन ब्लू वाला लॉस हुआ है, तो ये व्हाइट कलर का आना, ब्लू कलर का लॉस होना क्या है, ये सिलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से। ओके, तो ब्लू कलर का लॉस होना यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा। इस जीन का लॉस होना, बीटा ग्लैक्टोसिडेज जीन का लॉस होना सिलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा। मतलब ऐसी चेंजिंग जो आपको सिलेक्ट करने में हेल्प करे बैक्टीरिया को, वो सिलेक्टेबल मार्कर है। एक थ्योरी है, आपको समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि कैसे भी क्वेश्चन घुमा देगा इसको। ओके, तो हम लोग कुछ अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और सिलेक्टेबल मार्कर इज यूज्ड टू help in eliminating the non-transformant so that transformant can recognize या regenerated। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ये क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा, वो हमें जरूरत नहीं क्योंकि वो हमारा बैक्टीरिया नहीं है। और ट्रांसफॉर्मेंट जो हम जिसमें हमने अपना जीन डाला हुआ उसको रिजेनरेट करके अपना पूरा प्रोटीन वगैरह प्रोड्यूस करवाएंगे। ये सिलेक्टेबल मार्कर इसमें हेल्प करता है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द जीन फॉर डिजायर्ड ट्रेट इन एलियन ऑर्गेनिज्म। किसी एलियन ऑर्गेनिज्म में जीन को आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या, जो जीन हम लोग चाहते हैं वो जीन उसके अंदर मौजूद है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग यूज करेंगे, ये हो जाएगा आइडेंटिफाई जीन। ये हो जाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग डिजायर्ड ट्रेट युक्त जीन होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। सिलेक्ट अ सुटेबल वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पेसिफिक क्रॉप। सुटेबल वेक्टर, ये वेक्टर चूज करना पड़ेगा। मार्क जीन ऑन द क्रोमोसोम फॉर आइसोलेशन यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके क्रोमोसोम पर पर्टिकुलर जीन को आइडेंटिफाई करना क्या कहलाएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट ये है जो कि हम पर्टिकुलर जीन को यूज कर रहे हैं। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए हो जाएगा। एलिमिनेट करेगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को और ट्रांसफॉर्मेंट को डिजेनरेट कराएगा सिलेक्टेबल मार्कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या थ्योरी पोर्शन है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट को, मींस डीएनए को कैसे सेपरेट किया जाए, कैसे आइसोलेट किया जाए, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का फ्रेगमेंट से कैसे आइसोलेट किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ऑब्टेन किया जाता है या सेपरेट किया जाएगा। डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, सो मूव टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड की ओर मूव करेगा। ये क्वेश्चन आ चुका है 2 से 3 बार कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की ओर मूव करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड या रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अपने साइज के अनुसार रिजॉल्व किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट को। इसको क्या बोलते हैं, उसके साइज के अनुसार रिजॉल्व करने को सेविंग इफेक्ट बोलते हैं। सेविंग इफेक्ट कौन देता है, एग्रोज जेल देता है ये। ओके, तो डीएनए को से अपने उसके साइज के अनुसार सेपरेट करना सेविंग इफेक्ट कहलाता है। सेविंग इफेक्ट प्रोवाइड बाय एग्रोज जेल करता है ये। ओके, स्मॉलर दी फ्रेगमेंट साइज फादर इट्स मूव, जितना छोटा सेगमेंट होगा उतना दूर जा करके गिरेगा, उतना तेजी से मूव कर जाएगा। मीन्स अगर यहाँ पर डीएनए हमने वेल में डाला, ओके, यहाँ पर हमने डीएनए लाकर रख दिया, ठीक है। डीएनए हमेशा कहाँ रखेंगे, डीएनए निगेटिव चार्ज डीएनए होता है तो निगेटिव इलेक्ट्रोड पर रखेंगे। ओके, तो इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड होता है तो अट्रैक्ट करेगा, जितना छोटा छोटा रहेगा ये उतना जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा, तो छोटा सेगमेंट फार्दर मूव कर जाएगा। क्लियर। तो डीएनए विजुलाइज, नेक्स्ट डीएनए विजुलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग बाय इथिडियम ब्रोमाइड। और ये जो डीएनए है ये इसको कब देखा जाता है, इसको स्टेन किया जाता है, सेपरेट किया उसके बाद स्टेन किया जाता है, किससे, इथिडियम ब्रोमाइड से। यही क्वेश्चन आया हुआ है कि डीएनए को स्टेन किससे किया जाएगा, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे, फिर अल्ट्रावायलेट लाइट में यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर करेंगे तब ये दिखेगा। कभी ये विजुअल लाइट में नहीं दिखता है, ये अल्ट्रावायलेट में दिखेगा और बिना स्टेनिंग के नहीं दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप प्योर अल्ट्रावायलेट से नहीं देख सकते जब तक स्टेन नहीं करोगे। किससे स्टेन करोगे, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करोगे। ओके, नेक्स्ट डीएनए सीन इन इथिडियम ब्रोमाइड कैसा दिखेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड दिखेगा। ये ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड दिखेगा जो नेक्स्ट पिक में मैंने आपको शो किया हुआ है। ओके, तो ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड दिखेगा। इल्यूजन, इल्यूजन वो स्टेप होता है जो डीएनए कट है, डीएनए को कट आउट एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किससे, एग्रोज जेल से डीएनए को कट करके बाहर निकाला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इल्यूशन बोला जाता है, एग्रोज जेल से निकालने को। ओके, नेक्स्ट पेज पर, इस पेज पर एक क्वेश्चन है और ये डायग्राम जो उधर मैंने थ्योरी डिस्कस की उसका डायग्राम ये है कि डीएनए को कहाँ रखा गया, निगेटिव इलेक्ट्रोड किस पर, कैथोड पर रखा जाता है, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, एनोड है। ये डीएनए है, ये क्या है, ये डीएनए है ये, जो कि कैसा है, ये निगेटिवली चार्ज डीएनए है। ये कैसा है, ये निगेटिव चार्ज डीएनए है ये। ओके, निगेटिव चार्ज डीएनए। अब यहाँ पर 1 2 3 4 ये वेल्स है जिसमें डीएनए को डाला जाता है, इसको वेल्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए को किस में डाला जाए, वेल्स में डाला जाता है। वेल्स में डाल दिया, उसके बाद क्या हो गया, ये यहाँ पर केवल एक फ्रेगमेंट है डीएनए का, बड़ा सा एक फ्रेगमेंट है, तो ये डाइजेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि छोटे फ्रेगमेंट में ये बटा नहीं है तो डाइजेस्टेड नहीं है। जबकि 2 3 4 ये क्या है, लार्ज फ्रेगमेंट है, फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा है। तो लार्ज फ्रेगमेंट नजदीक में, बट छोटा वाला कितना दूर, सबसे दूर भाग गया ना, तो स्मॉलर दी फ्रेगमेंट लार्जर इट्स मूवमेंट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट कहाँ होगा, सबसे दूर होगा, लार्जेस्ट इधर रहेगा डीएनए बैंड का। ओके, डायग्राम से याद कर सकते हो कि स्मॉलर दी फ्रेगमेंट फादर इट्स मूवमेंट टुवर्ड एनोड की ओर जाएगा। ओके, क्वेश्चन गिवन बिलो आर 4 statement pertaining separation of DNA fragment using gel electrophoresis। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए को सेपरेट किया गया। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट, मार्क कीजिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा गलत है, ये बोल रहा है डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड सो इट लोडेड ऑन जेल टुवर्ड एनोड। क्या एनोड की ओर लोड किया गया, क्या नहीं, ये कैथोड की ओर, ये निगेटिव की लोड करेंगे तब ये पॉजिटिव की ओर भागेगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एनोड की ओर नहीं, एनोड की ओर मूव करता है। ये कैथोड पर लोड किया जाएगा, निगेटिव पर लोड करेंगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट होकर के पॉजिटिव एनोड की ओर ये जाता है, पॉजिटिव एनोड होता है एनोड। ओके, ये रॉन्ग हो जाएगा। डीएनए फ्रेगमेंट ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ जेल व्हिच कंसंट्रेशन डज नॉट इफेक्ट मूवमेंट ऑफ डीएनए। कह रहा है कि डीएनए फ्रेगमेंट जो है, जिस ये जेल है, ये क्या है, ये जेल है, ये क्या है, ये जेल या एग्रोज जेल बोल सकते हैं, ये एग्रोज जेल है, ये एग्रोज जेल ये हो गया। ठीक है, कह रहा है कि डीएनए कुछ एग्रोज जेल में रखा जाता है तो इस एग्रोज जेल का कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, कुछ भी करो डीएनए हमेशा मूव करेगा, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हमने एग्रोज जेल का कंसंट्रेशन क्या किया, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ले लिया तो एग्रोज जेल जो है ये क्या हो जाएगा, एकदम सॉलिड हो जाएगा। जब सॉलिड हो जाएगा तो क्या करेगा, डीएनए मूव करेगा क्या, बिल्कुल डीएनए मूव नहीं करेगा। अगर हमने कंसंट्रेशन क्या लिया,
बहुत कम ले लिया तो एकदम वाटरी कंसंट्रेशन हो गया, तो डीएनए क्या हो गया, सारा का सारा ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये लार्ज प्लस स्मॉल सारा डीएनए को इकट्ठा एक ही स्थान पर रख के इकट्ठा कर लेगा, तो भी सेपरेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए कंसंट्रेशन पर क्या हो जाएगा, मीडियम कंसंट्रेशन हमको रखना पड़ेगा, जिससे कि ये बड़ा वाला रह जाए, छोटा वाला मूव कर जाए। तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, इसलिए ये रॉन्ग है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसंट्रेशन कोई इफेक्ट नहीं करता, ये रॉन्ग है। कंसंट्रेशन पर डीएनए का मूवमेंट फ्रेगमेंट डिपेंड करेगा, इसलिए रॉन्ग हो गया। ओके, स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर इट्स डिस्टेंस ट्रेवल थ्रू इट, यस स्मॉलर द साइज लार्जर ज्यादा डिस्टेंस थ्रू करेगा, यस करेक्ट हो जाएगा। प्योर डीएनए कैन विजुलाइज डायरेक्टली बाय यूवी रेडिएशन, नहीं, प्योर डीएनए पहले किससे स्टेन करेंगे, स्टेन करेंगे किससे, इथिडियम ब्रोमाइड से, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यूवी रेडिएशन से एक्सपोजर करने के बाद क्या होगा, ये ब्राइट ऑरेंज कलर दिखेगा ये। ओके क्लियर, इसलिए ये रंग हो जाएगा, डायरेक्टली नहीं दिखेगा। तो कौन कौन सा रंग हुआ, 1 2 4 रंग हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चूज द करेक्ट आंसर ऑप्शन गिवन बिलो। तो फर्स्ट सेकेंड 4 क्या ये रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है, ये फर्स्ट थर्ड 4, ठीक है, तो ये थर्ड करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ठीक है, फर्स्ट और 4 रॉन्ग है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो करेक्ट है, बस सेकेंड फर्स्ट रॉन्ग है, इसमें सेकेंड रॉन्ग, फर्स्ट थर्ड करेक्ट, फोर्थ रॉन्ग, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ यस इनकरेक्ट हो जाएगा, यस, तो डी आंसर हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन कौन सा रॉन्ग है, ये फर्स्ट रॉन्ग, सेकेंड रॉन्ग एंड फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ क्या हो जाएगा, इन करेक्ट हो जाएगा। सो आंसर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ओके, तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना, यहाँ पर दिया है क्या, इनकरेक्ट, यहाँ पूछा करेक्ट, तो आप करेक्ट के पीछे पढ़ोगे, इसमें करेक्ट ढूंढोगे तो मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ पूछ देखो कौन कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन डी इसके आंसर करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, करेक्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, डीएनए को एम्प्लीफाई करते हैं। तो ये पीसीआर का ये दिया हुआ डायग्राम, पीसीआर में सबसे पहले क्या होता है, डीएनए को क्या करते हैं, ये हीट देते हैं, हीट कितना देते हैं 98 डिग्री से, याद रखिएगा मेनली 90 क्या 90 टू 98 डिग्री के आसपास इसको डिग्री सेंटीग्रेड का इसको हीट किया जाता है। तो 98 डिग्री सी ले लिया इसको हीटिंग, इसको डीनेचुरेशन बोलते हैं। तो ये स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन है। उसके बाद क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, एनिलिंग, एनिलिंग कितने पर किया जाता है, ये ठंडा किया जाता है, ये 50 डिग्री सी पर किया जाता है ये, ठीक है, 50 से 60 डिग्री के आसपास होता है, तो 50 डिग्री से आसपास इसको लिया गया। एनिलिंग में क्या यूज किया जाता है, ये प्राइमर यूज किया जाता है, एनिलिंग में प्राइमर एनिलिंग में यूज किया जाएगा। ओके, एनिलिंग है ये। नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्या है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कितने पर किया जाता है, ये एक्सटेंशन ये 72 डिग्री सी के आसपास ये किया जाता है, एक्सटेंशन 72 डिग्री सी पर। ये रहा एक्सटेंशन के लिए क्या किया जाएगा, टैग पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज या थर्मस इक्वेटिकस बैक्टीरिया से थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज यूज किया जाता है, किसमें एक्सटेंशन में यूज किया जाता है। याद रखना पड़ेगा कि एक्सटेंशन में कौन सा एंजाइम यूज किया जाएगा, टैग पॉलीमरेज या थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है। किससे ऑब्टेन किया जाता है, थर्मस इक्वेटिकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सारे एंजाइम हाई टेम्परेचर पर डीनेचर्ड हो जाते हैं, बट ये टैग पॉलीमरेज एक्टिव बना रहता है ये। ओके, तो एक्सटेंशन हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 30 साइकिल, ये 30 साइकिल चलेगी, 2 पावर 30 कर दो, 2 पावर 30 करोगे तो 1 बिलियन मीन्स 1 अरब कॉपी बनकर तैयार हो जाएगी, 1 बिलियन टाइम एम्प्लीफाइड हो गया। ओके, तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले डीनेचुरेशन करेंगे, देन एनिलिंग करेंगे, देन एक्सटेंशन करेंगे, डायरेक्ट पूछा हुआ ऑप्शन। तो इस पीसीआर में क्या क्या स्टेप है, एक्सटेंशन लास्ट स्टेप है ये, नो, एनिलिंग सेकंड स्टेप है, डीनेचुरेशन यस सबसे पहले डीनेचुरेशन है, देन एनिलिंग है, एक्सटेंशन नहीं है, रंग हो जाएगी, फिर रंग हो जाएगा, डीनेचुरेशन देन एनिलिंग देन एक्सटेंशन हो जाएगा, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड ऑन एन एग्रोज जेल से सेपरेट किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट को कैन विजुलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विथ, तो एग्रोज जेल से सेपरेट करने के बाद कैसे विजुलाइज करता है, किसके द्वारा स्टेन किया जाएगा, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज डाली जाती है। तो हिस्टोकार्मिन नो, एनिलीन नो, इथिडियम ब्रोमाइड, यस आंसर सी, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया जाता है ये, और उसके बाद अल्ट्रावायलेट लाइट डालेंगे तो कैसा दिखेगा, ये ब्राइट ऑरेंज कलर की पट्टी ये दिखती है, ये ब्राइट ऑरेंज कलर की ये डीएनए दिखेगी। ओके, H2 कार्बिन, H2 कार्बिन ऑप्शन ए किसको स्टेन करता है, ये स्टेन करेगा, स्टेन क्रोमोसोम को स्टेन करता है। एलिन ब्लू किसको स्टेन करेगा, ये प्रोटीन वगैरह के किसको, कोलेजन फाइबर्स को स्टेन करता है, और किसको, कैंडिडा जो फंगस होता है इसको स्टेन करता है। ब्रोमोफिनाल ब्लू क्या यूज किया जाता है, ये पीएच इंडिकेटर होता है, ये पीएच इंडिकेटर होता है। तो इथिडियम ब्रोमाइड क्या है, ये डीएनए को स्टेन करने के लिए यूज की जाती है। ओके, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज, यस डीएनए फ्रेगमेंट क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, करेक्ट है ये, न्यूट्रल नो, पॉजिटिव नो, नो। ओके, आंसर ए हो जाएगा, डीएनए इज क्या, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल नोन एज, मतलब कि जीन का एक्सप्रेशन क्या करे, हेल्प करे किसके आइडेंटिफिकेशन में, किसके ट्रांसफॉर्म्ड सेल के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करे, किससे, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है, क्या कहलाता है, सिलेक्टेबल मार्कर कहलाता है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करे जेनेटिक इंजीनियर और नॉन जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया में सिलेक्टेबल मार्कर कहलाएगा। ओके, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर प्लाज्मिड हो सकता है या वेक्टरफेज हो सकता है, जिससे अपने जीन्स को लाइगेट करके नेक्स्ट जनरेशन में इंट्रोड्यूस करें, वेक्टर कहलाता है ये। ठीक है, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड क्या होता है, ये डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड नहीं होता है, डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मिड बोलते हैं। याद रखिएगा, डबल स्टैंडर्ड, ये क्वेश्चन आ चुका है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, प्लाज्मिड में डबल स्टैंडर्ड होता है। स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, जीन का डीएनए का वो पार्ट जो किसमें होता है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ डीएनए क्या करता है ये, ठीक है, जो हेल्प करता है किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन जिसका होता है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है ये। ओके, ये हो जाता है डीएनए का पार्ट होता है। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सिलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा, जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट का कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए, मूवमेंट एंड एग्रोथ जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए कह रहा है कि क्या क्राइटेरिया डीएनए फ्रेगमेंट का होता है। स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट्स मूवमेंट, यस ये क्राइटेरिया एकदम करेक्ट है। डीएनए फ्रेगमेंट के लिए ग्रोथ जेल में मूवमेंट के लिए छोटा डीएनए होगा, दूर तक जाएगा, ये करेक्ट है ये। ओके, पार्शियली चार्ज फ्रेगमेंट मूव टू फर्दर एंड, ये नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए, इसलिए रंग हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज मूव, डू नॉट मूव, नेगेटिव चार्ज तो डीएनए होता है बट मूव करता है, डन नॉट मूव नहीं, तो रंग हो जाएगा। लार्जर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर फ्रेगमेंट, लार्जर फ्रेगमेंट मूव नहीं करता, देखो लार्जर फ्रेगमेंट यहीं पर पड़ा हुआ है जबकि छोटा फ्रेगमेंट मूव कर गया है, तो स्मॉलर फ्रेगमेंट फार्दर मूवमेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, स्मॉलर फ्रेगमेंट फार्दर मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, The process of separation and purification of expressed protein before marketing is called, किसको सेपरेट करना, प्योरीफाई करना प्रोटीन को मार्केटिंग से पहले क्या कहलाता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाता है ये। ओके, आंसर ए, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, किसी भी प्रोटीन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जब बन जाता है इसको सेपरेट करके प्योरीफाई करना क्या कहलाता है, वो प्रिजर्वेटिव डालना, प्योरीफाई करना, उसको एक्सप्रेस प्रोटीन क्या कहलाता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाता है। ओके, अदर ऑप्शन देख लेते हैं। अदर ऑप्शन में ऑप्शन बी बायो प्रोसेसिंग, बायो प्रोसेसिंग वो पूरी प्रक्रिया है कि किसी भी फॉरेन जीन्स को, किसी भी बैक्टीरिया या फंगस या किसी भी एंजाइम कोडिंग जीन को इंट्रोड्यूस करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाना, कंप्लीट प्रोसेस, पूरी प्रोसेस बायो प्रोसेसिंग कहलाती है। इसी को क्या बोलते हैं, बायो टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है, ये बायो प्रोसेसिंग का दूसरा नाम है ये। ओके,
पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ये बाहर से रिलेटेड है, जहाँ की फिल्म वगैरह जैसे प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद उसकी कट पिट करके प्रोसेसिंग की जाती है, उसको पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग बोला जाता है। ये मूवी वगैरह के लिए। ओके, अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ओके, तो यहां से क्या हुआ, ये बैक्टीरिया था। ओके, इस पर क्या इंट्रोड्यूस किया गया, इस पर जीन इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, ये क्या हुआ, यहाँ पर ये बैक्टीरिया कंप्लीट इस जीन के साथ आ गया। अब ये क्या प्रोड्यूस किया, ये अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर दिया। ओके, अब ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये प्रोडक्ट प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग बाद ये कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा। प्रोडक्ट की पूरी पूरी प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाई। लेकिन बैक्टीरिया के जीन से लेकर के प्रोडक्ट ऑब्टेन होने तक की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है। मीन्स बैक्टीरिया को शुरुआत से लेकर के प्रोडक्ट बनाने तक की पूरी प्रक्रिया अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो गई, और प्रोडक्ट बनने के बाद सेपरेट करना, प्योरीफाई करना, पूरा पूरा क्या कहलाता है, ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाएगा। ये दो स्टेप्स हैं। ओके, तो अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, ये सारी प्रक्रिया अप स्ट्रीम हो जाएगी, बैक्टीरिया को फॉर्मेशन से लेकर के उसको प्रोडक्शन ऑब्टेन होने तक प्रोडक्ट के क्या कहलाएगा, अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाएगी। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेपरेशन प्योरिफिकेशन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइंड फॉर, स्टार टैंक किसके लिए यूज किया गया था, ये स्टार टैंक किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, ऑक्सीजन ट्रांसफर सप्लाई के लिए किया जाता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर बढ़ाने के लिए। प्योरिफिकेशन प्रोडक्ट के लिए नहीं, ठीक है, प्योरिफिकेशन प्रोडक्ट के लिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है। ओके, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो गई। एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट, ये भी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो गई। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, यस, पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बनी रहे, इसलिए ये हो जाती है कौन सी, स्टार टैंक बायोरिएक्टर यूज की जाती है। इंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशन इन द कल्चर वेसल्स, एनारोबिक नहीं होता है, एरोबिक होता है। सो आंसर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्टार टैंक बायोरिएक्टर किसके लिए होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, आंसर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, foreign DNA and plasmid cut by same destruction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using, तो किसी भी डीएनए प्लाज्मिड को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज किया जाता है, लाइगेज यूज किया जाता है। यूकोआरआई नो, टैग पॉलीमरेज नो, पॉलीमेरेज नो, लाइगेज, यस आंसर लाइगेज हो जाएगा। यूकोआरआई फर्स्ट, ये क्या है, ये डिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम है। टैग पॉलीमरेज, ये क्या है, टैग पॉलीमरेज ये क्या है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज या थर्मल सिक्योटिकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। ये कहाँ यूज किया जाएगा, यूज इन पीसीआर में यूज किया जाता है। ओके, पॉलीमरेज थर्ड, ये क्या है, पॉलीमरेज थर्ड है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। ओके, तो डीएनए के किसमें यूज किया जाएगा, डीएनए के रिप्लिकेशन में यूज किया जाता है। ओके, यूज्ड इन डिप्लीकेशन ऑफ डीएनए में पॉलीमरेज थर्ड यूज किया जाएगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लाइगेज हो जाएगा, जो क्या करेगा, ज्वाइन करेगा इनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, कौन सा कंपोनेंट नहीं है, नॉट कंपोनेंट डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, सेपरेशन है ये, प्योरीफाई करना है ये, प्रिजर्वेटिव डालना ये है, बट एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेशन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। ओके, Which of the following destruction enzyme produces blunt end, कौन सा blunt end प्रोड्यूस करता है, सेल फास्ट नो, इक्सोनो, यूकार्बिनो, हेन थर्ड क्या है, डिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस है, ये कट करता है पर्टिकुलर साइट पर, इसको क्या बोला जाता है, ब्लंट एंड बोला जाता है, पर्टिकुलर साइट को कट करने को ब्लंट एंड बोलते हैं। तो क्या है ये, ब्लंट एंड प्रोड्यूस बाय हेन थर्ड। ओके, आंसर हेन थर्ड हो जाएगा, ब्लंट एंड। Which of the following is not a फीचर ऑफ द प्लाज्मिड का कौन सा फीचर नहीं है, ये ट्रांसफर होगा एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जाएगा, ट्रांसफरेबल होता है। ओके, द सिंगल स्टैंडर्ड, नो, ये क्या होता है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन, यस इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेशन करता है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एक्स्ट्रा
क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ये क्या कराता है, प्लाज्मिड कहलाता है। इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन करता है एंड सर्कुलर स्ट्रक्चर, यस करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता है, ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ओके, प्लाज्मिड, ओके, यही करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The tag polymerase enzyme obtained from Bacillus subtilis, no, Bacillus subtilis नहीं से obtain नहीं किया जाएगा। Pseudomonas putida, Pseudomonas putida क्या होता है, ये बायोरिमेडियन बोला जाता है, बायोरिमेडियन बोला जाता है। इसको किसने को जाता, ये इसको क्या बोला जाता है, या ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया बोला जाता है Pseudomonas putida को। ठीक है, किसने बनाया था, ये फार्म, ये जेनेटिक इंजीनियर्ड बैक्टीरिया होता है Pseudomonas putida, ओके, फार्म्ड बाय आनंद मोहन चक्रवर्ती, आनंद मोहन चक्रवर्ती ने बनाया था। जैसे कि समुद्र वगैरह में हाइड्रोकार्बन या पेट्रोलियम कभी कभी फैल जाता है, तो उसको कौन किल करता है, क्योंकि ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है वहाँ पर, उसको यही बैक्टीरिया जाता है, उसको किल करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया बोला जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन को ईट करता है Pseudomonas putida। ओके, तो ये टैग पॉलीमरेज प्रोड्यूस करेगा। थर्मस इक्वेटिकस क्या करता है, ये टैग पॉलीमरेज प्रोड्यूस करेगा, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। थायोबैसिलस फेरोक्सिडेंस, ये क्या होता है, ये आयरन एंड सल्फर बैक्टीरिया होता है जो सल्फर रॉक वगैरह में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्मस इक्वेटिकस बैक्टीरिया। आपको Pseudomonas putida बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा कि Pseudomonas putida क्या होता है, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया, बायोरिमेडियन इसको बोला जाता है। तो टैग पॉलीमरेज आंसर सी हो जाएगा। Which are the following is destruction endonuclease, DNase first, no, RNase, no, protease, no, hint second, yes, first destruction endonuclease, hint second था। डीएनए डीएनए को डाइजेस्ट करेगा, आरएनए आरएनए को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीज प्रोटीज को डाइजेस्ट करता है, बट हिंट सेकंड डिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस था ये। ओके, which are the following is not required for any of the technique of DNA fingerprinting available present। का DNA fingerprinting में कौन सी टेक्निक यूज रिक्वायर नहीं होती है, डिस्ट्रक्शन एंजाइम यूज किया जाता है डीएनए को कट करने के, डीएनए से डीएनए हाइब्रिडेशन यूज किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्पलीफाई किया जाता है, बट फिंगर एनालिसिस नहीं यूज की जाती है, फिंगर एनालिसिस नहीं यूज की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो जिंक फिंगर एनालिसिस होती क्या है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर जैसे कि अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन होता है, तो उसमें क्या होता है, ये जिंक का मॉलिक्यूल ये प्रोटीन से जाकर के बाइंड हो जाता है, इसके डोमेन्स में जाकर के जिंक बाइंड अप हो जाता है ये। ठीक है, तो वहां पर इसको क्या बोला जाता है, जिंक फिंगर एनालिसिस बोला जाता है। अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन में या सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर में जिंक क्या करता है, प्रोटीन के डोमेन्स में जाकर के ये बाइंड अप होता है, इसको जिंक फिंगर एनालिसिस बोली जाती है, प्रोटीन से रिलेटेड है। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, जिंक फिंगर एनालिसिस, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पार्ट नहीं है। ओके, the DNA molecule to which gene of interest is integrated for cloning is called। तो का डीएनए मॉलिक्यूल के लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट किससे इंटीग्रेट किया जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट मीन्स क्या, हमारा वो जीन जो हम चाहते हैं, इंटरेस्ट ऐसा जीन जो पर्टिकुलर डिजायर्ड कैरेक्टर को लिया जाता है, उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। किससे लाइगेट किया जाता है, कि वेक्टर डीएनए से, वेक्टर मॉलिक्यूल से लाइगेट किया जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन में वेक्टर में ट्रांसफर किया जाता है। किससे लाइगेट किया जाएगा, क्लोनिंग के लिए ये वेक्टर से लाइगेट किया जाता है। ठीक है, तो टेम्पलेट नो, कैरियर नो, ट्रांसफार्मर नो, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वेक्टर हो जाएगा। जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब वो डीएनए मॉलिक्यूल जो जीन ऑफ इंटरेस्ट से इंटीग्रेट करता है उसको वेक्टर बोला जाता है उस जीन को। ओके, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 डिस्कस कर लिया, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस है। तो 22 ऑनवर्ड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड
शेयर एंड कमेंट प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पार्ट सेकेंड फॉर क्वेश्चन नंबर 22 ऑनवर्ड। थैंक यू।